हेलो गाइज, मैं आपको स्टार्टिंग में बता दूं कि ये वीडियो बहुत ही खास टॉपिक पर बनी है जो है ब्लैक होल। अगर आप इस वीडियो को एंजॉय करना चाहते हैं तो इसको ध्यान से देखना होगा क्योंकि इस सफर में बहुत मजा आने वाला है। तो अगर आप आ गए हैं तो रुक भी जाओ एंड एक बार देख भी लो। मजा नहीं आए तो छोड़कर चले जाना। गूगल में जाओ और लिखो कि व्हाट हैपन व्हेन यू गोज इनटू, तो सबसे पहले आपको एक टॉप में ऑप्शन मिलेगा कि व्हाट हैपन व्हेन यू गो इनटू ब्लैक होल। तो आज का टॉपिक ही है ब्लैक होल, एक ऐसा फिनोमिना जिसको हर कोई जानना चाहता है। एंड मेरे से पहले भी न जाने कितनी हजारों वीडियो इस टॉपिक पर बन चुकी है, बट मेरा खुद का इंटरेस्ट स्पेस में इतना है कि मुझसे नहीं रहा गया। एंड आपके लिए मेरी तरफ से एक खास वीडियो इन ब्लैक होल, सो आई होप आपको पसंद आएगी। अगर आप मुझे मौका दोगे तो। आप एक साइंस के एंथुसियास्ट हैं या नहीं, लेकिन आप भी जब भी आसमान में देखते होंगे तो आप कहीं ना कहीं ऊपर आसमान या उसके भी बाहर के काले रहस्यों को जानने को लेकर सच में एक्साइटेड हो जाते होंगे। आपके दिमाग में डेफिनेटली आता होगा कि ये कॉस्मिक फिनोमिना होता क्या है, कहाँ से आता है, कैसे काम करता है। तो कोई नहीं, आज की वीडियो में बहुत मजा आने वाला है। अगर आप एक इंसान है और थोड़ा थ्रिल और एक्साइटेड होना चाहते हैं तो घिसी पिटी चीजों से बाहर निकलना पड़ेगा, सो बी रेडी। ब्लैक होल स्पेस में ऐसे प्लेस होते हैं जहाँ ग्रेविटी बहुत स्ट्रॉन्ग होती है क्योंकि उनके साइज से परे उसके अंदर का मैटर एब्जॉर्ब हुआ होता है। इसमें कोई भी चीज इसके पुल से नहीं बच सकती, ना प्लेनेट, ना स्टार्स और ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जैसे कि लाइट। इससे कोई नहीं बच सकता। क्योंकि ब्लैक होल से कोई लाइट नहीं बच सकती तो ब्लैक होल्स को नहीं देखा जा सकता। एक तरह से ये ब्लैक होल इनविजिबल है, सिर्फ काले दिख रहे हैं क्योंकि अंतरिक्ष भी काला है। साइंटिस्ट बहुत ही एडवांस्ड टेलीस्कोप का इस्तेमाल करके ब्लैक होल के एग्जिस्टेंस के बारे में जानते हैं। साइंटिस्ट इन ब्लैक होल के आसपास के स्टार्स और गैसेस को ऑब्जर्व करते हैं एंड किस तरीके से इन स्टार्स एंड गैसेस का डिस्टेंस ब्लैक होल से वेरी कर रहा है, इस तरीके से वो ब्लैक होल के बारे में जानते हैं। रियलिटी में बहुत डिफरेंट तरीके के ब्लैक होल एग्जिस्ट करते हैं। चलो पता लगाते हैं। ये मान लो कि कोई सबसे छोटा ब्लैक होल एक एटम के साइज का हो सकता है, लेकिन उसके अंदर एक माउंटेन्स के बराबर मास होता है। इसी को दिमाग में रखते हुए एक पानी की बूंद के बराबर साइज वाले ब्लैक होल को समझते हैं। आपको तो पता ही होगा कि एक पानी की बूंद के अंदर 2 सेक्सटिलियंस एटम होते हैं। वहीं हाइड्रोजन के एटम ऑक्सीजन से भी डबल होते हैं एंड हर एटम का मास एक माउंटेन के बराबर होता है। तो सोच के देखिए कि एक पानी की बूंद के बराबर ब्लैक होल के अंदर 6 सेक्सटिलियंस माउंटेन्स का मास होता है। सो आप इमेजिन कर सकते हैं कि ये ब्लैक होल कितना ज्यादा डेंस होगा। वहीं बहुत ऐसे भी ब्लैक होल होते हैं जो बहुत ही स्टेलर होते हैं, कहने का मतलब बहुत ही बड़े। ये ब्लैक होल तब बनते हैं जब कोई स्टार मर जाता है, कहने का मतलब कोई बहुत बड़ा स्टार। सबसे बड़ा ब्लैक होल्स को सुपर मैसिव भी कहा जाता है, जो सही भी है। इन सुपर मैसिव ब्लैक होल्स का मास कम से कम हमारे जैसे मिलियंस ऑफ सन के बराबर होता है एंड ऐसे ब्लैक होल्स हमेशा किसी भी गैलेक्सी के सेंटर में पाए जाते हैं। आप लोग हमारी गैलेक्सी मिल्की वे के शेप के बारे में तो डेफिनेटली जानते होंगे। इसका शेप ऐसा लगता है जैसा एक सेंटर के चारों तरफ कोई कर्व बन रही है एंड इसका रीजन सिंपल सा है। हमारी गैलेक्सी या कोई भी गैलेक्सी एक सुपर मैसिव ब्लैक होल के चारों तरफ घूम रही है एंड यहाँ का ग्रेविटेशनल पुल बहुत ही ज्यादा है, तभी सारे स्टार्स मिलकर एक गैलेक्सी की संरचना कर रहे हैं। जैसे कि मैंने बताया कि ब्लैक होल्स का ग्रेविटेशन पुल बहुत ही ज्यादा होता है एंड ग्रेट साइंटिस्ट अल्बर्ट आइंस्टाइन के अकॉर्डिंग जब भी ग्रेविटी बहुत ज्यादा होती है तब स्पेस एंड टाइम वार्प हो जाता है एंड एक कर्व का रूप ले लेता है। सोच कर देखिए इन ब्लैक होल्स के अंदर कितना मास होता है। जो मैंने बताया था कि एक वाटर ड्रॉपलेट जैसे ब्लैक होल के बारे में, उस वाटर ड्रॉपलेट के एक एटम के अंदर एक माउंटेन का मास होता है। सो ड्रॉप के अंदर तो अरबों माउंटेन्स का मास होता है। तो ये जानिए हमारा स्पेस टाइम एक फैब्रिक की तरह है एंड जब आप एक फैब्रिक के ऊपर कुछ भारी चीज रखोगे तो वहाँ ऑटोमेटिकली कर्व बन जाएगी एंड ज्यादा मास से उस फैब्रिक में छेद भी हो जाएगा। यहाँ भी यही होता है। इन ब्लैक होल्स के मास के कारण स्पेस टाइम में एक होल हो जाता है एंड जितना आप इस बिल में जाते जाओगे उतना ही कर्व बढ़ता जाएगा एंड एक पॉइंट ऐसा आएगा जिसे सिंगुलैरिटी कहते हैं। यह एक ऐसा पॉइंट है जहाँ स्पेस एंड टाइम इनफाइनाइट हो जाता है एंड इस पॉइंट पर स्पेस या टाइम का कोई मीनिंग नहीं रहता एंड सारे फिजिक्स के लॉस यूजलेस हो जाते हैं। तो कहने का मतलब अगर आपको ब्लैक होल में जाना है तो रियलिटी कुछ और ही हो जाती है। यहाँ कुछ थियोरेटिकल पॉसिबिलिटी भी, संभावना भी है। क्या होगा जो आपके आगे व्यू पॉइंट पर डिपेंड करता है। क्या आप ब्लैक होल में गिर रहे हैं या आप एक स्पेक्टेटर हो। यहाँ आपके व्यूज में भी डिफरेंट होंगे बट दोनों ही साइंटिफिक रूप से सही होंगे। चलो अब ब्लैक होल के अंदर चलते हैं। चलो मान लीजिए कि आप ब्लैक होल में गिर रहे हैं एंड आपकी शुरुआत इवेंट होराइजन से होगी। इवेंट होराइजन ब्लैक होल का एक एज होता है जहां लाइट ब्लैक होल से बचने के लिए, कहने का मतलब ब्लैक होल की ग्रेविटेशन पुल से भागने की कोशिश कर रही है। कहने का मतलब कि ब्लैक होल का गुरुत्वाकर्षण लाइट को अपने अंदर खींच रहा है एंड आपको तो पता ही होगा कि ब्लैक होल से लाइट भी एस्केप नहीं कर सकती। एक बार आपने इवेंट होराइजन क्रॉस कर लिया फिर वापस आने का कोई चांस ही नहीं है। अब यहाँ भी 2 पॉसिबिलिटी होंगी। या तो आप इवेंट होराइजन को बिना खरोच के पार कर लोगे, अदरवाइज हॉकिंग रेडिएशन के कारण स्पेस ऐश में बदल जाओगे, मतलब जलकर राख हो जाओगे। ये थर्मल रेडिएशन ब्लैक होल्स के इवेंट होराइजन पर क्वांटम इफेक्ट्स के कारण एमिट होती है।
लेकिन आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ जनरल रिलेटिविटी के कारण फर्स्ट पॉसिबिलिटी होगी, मतलब आप बिना किसी खरोच या जले बिना इवेंट होराइजन को क्रॉस कर लोगे। ये इसलिए होगा क्योंकि आप फ्री फॉल में हैं, मतलब फ्रीली गिर रहे हैं एंड फ्री फॉल के दौरान आप कोई ग्रेविटी फील नहीं करते हैं एंड अपनी इंसानी जिंदगी को आराम से जीते हैं जब तक आपकी सांस रुक नहीं जाती या जब तक आप सिंगुलैरिटी की तरफ नहीं पहुंच जाते। अब ये मान लीजिए कि सबसे पहले आपके पैर पहले गिर रहे हैं एंड आपके पैर आपके सिर के सामने एक मजबूत ग्रेविटेशनल फोर्स के अधीन होंगे और आपको तब तक खींचेंगे जब तक आपकी बॉडी के मॉलिक्यूल्स पूरी तरीके से अलग नहीं हो जाते। बहुत दुखद अंत है, लेकिन साइंटिस्ट के पास इस इफेक्ट के लिए एक शानदार शब्द है, स्पैगेटिफिकेशन। आपको देखने वाला कोई व्यक्ति रियलिटी में आपको इवेंट होराइजन को पार करते हुए देख ही नहीं पाएगा। अब सच्चाई ये है कि साइंटिस्ट भी ब्लैक होल्स के नेचर से उलझ रहे हैं एंड ये डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि असल में रियलिटी क्या है, क्योंकि जब ट्रुथ सामने आएगा वो सारे फैक्ट्स को तोड़ देगा। जब कोई भी प्रस्ताव पास किए जाते हैं तो उनके आंसर की जगह कोई ना कोई और क्वेश्चन ही उठ जाता है। तो मुझे पता है आप लोग क्या सोच रहे हैं। आप यही सोच रहे हैं कि क्या मुझे सबके बारे में वरी होना चाहिए, क्या कोई ब्लैक होल अचानक से प्रकट हो सकता है और पृथ्वी को निगल सकता है। अच्छा, मैं आपके दिमाग को शांत कर दूं। ब्लैक होल स्पेस के चारों ओर चक्कर नहीं लगाते हैं या कोई कहर बरपाते हैं या कोई स्पेस के एलिमेंट्स को निगलते फिरते हैं। टेंशन ना लो, हमारी अर्थ को कोई ब्लैक होल नहीं निगल सकता क्योंकि हमारे सोलर सिस्टम के आसपास कोई ब्लैक होल नहीं है। लेकिन क्या होगा अगर हमारा सूरज कोलैप्स कर जाए और ब्लैक होल बन जाए? अरे इसकी भी टेंशन न लो, ऐसा हमारा सन कभी भी ब्लैक होल में नहीं बदलेगा, इसलिए बिकॉज ये इतना बड़ा स्टार नहीं है और ब्लैक होल को बनने के लिए बहुत बड़ा स्टार होना जरूरी है। तो ऐसे क्वेश्चंस को दिमाग से निकाल दो क्योंकि ऐसा फिलहाल तो नहीं होने वाला। बट ये ब्लैक होल अपने आप में ऐसा टॉपिक है जो जिसको सोच के डर तो बहुत लगता है, बट वहीं इसको जानने की क्यूरियोसिटी भी बढ़ जाती है। तो इसी के साथ इस वीडियो को रैप अप करता हूँ और कोई लाइक शेयर या सब्सक्राइब करने को नहीं बोलता हूँ, बिकॉज मुझे पता है अगर आप अभी तक ये वीडियो देख रहे हैं तो कोई तो वजह होगी एंड आप बिना रिक्वेस्ट के सब कुछ कर दोगे। मिलते हैं कोई और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। सी यू टुमारो। शब्बा खैर, बाय बाय, नमस्कार एंड साइनिंग ऑफ।